हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 13th पार्ट ऑफ द क्वेश्चनर। इस वीडियो में मैंने जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो कि प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द क्वेश्चन नंबर 176 इज which type or types of pen uses or use capillary action in addition to gravity for flow of ink? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा पेन है जो ग्रेविटी के साथ साथ इंक की फ्लो के लिए कैपिलरी एक्शन का भी यूज करता है। तो फाउंटेन पेन, बॉल पॉइंट पेन, जेल पेन या बोथ बॉल एंड जेल पेन। ये क्वेश्चन CDS 2013 में पूछा जा चुका है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज फाउंटेन पेन। अब पहले समझते हैं कि कैपिलरी एक्शन होता क्या है। कैपिलरी एक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें पानी जो है वो बहुत ही स्मॉल, बहुत नैरो ट्यूब के अंदर ड्रॉ होता है, खींचा चला जाता है थ्रू अ वेरी नैरो ट्यूब विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। मतलब ना उसके ऊपर कोई ग्रेविटी या कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं, ये अपने आप उस नैरो ट्यूब में से फ्लो करता है विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। इसे कहते हैं कैपिलरी एक्शन। अब देखिए, कई बार क्या होता है, हम प्लांट्स में देखते हैं, प्लांट्स में पानी कहाँ देते हैं, हम सॉइल में पानी देते हैं, लेकिन वो जो पानी है वो प्लांट के अंदर ही नैरो ट्यूब्स बनी होती है, उनके थ्रू वो लीव्स तक या अदर पार्ट्स तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो वो जो नैरो ट्यूब्स के थ्रू पानी का ऊपर की तरफ खिंचाव हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? इस कैपिलरी एक्शन की वजह से। ठीक है, और यही कैपिलरी एक्शन काम करता है फाउंटेन पेन के अंदर। किस तरह से? इस तरह की निब होती है, आपने देखिए बीच में एक पार्टीशन होता है, एक स्लिट होता है। ठीक है, और यहां पे पॉइंट इस तरह से यहां से लेके नीचे तक एक स्लिट होता है इस निब के अंदर। तो जब इंक आती है ऊपर से कंटेनर में से, तो जो इंक है वो इस स्लिट के अंदर एंटर करती है और इस नैरो ट्यूब के थ्रू ये पेपर के ऊपर आ जाती है। ठीक है, जब ये इसके अंदर एंटर करती है तो ये कौन सा एक्शन यहां पे अप्लाई हो रहा है? कैपिलरी एक्शन। ठीक है, तो इंक क्या है? एक तरह से वाटर ही है। ठीक है, तो ये जो है किस वजह से? कैपिलरी एक्शन। लेकिन और किसी भी पेन के अंदर कैपिलरी एक्शन नहीं होता, बल्कि बाकी सब पेन के अंदर सिर्फ क्या एक्ट करती है? ग्रेविटी। बॉल पॉइंट या जेल पेन के अंदर होती है ग्रेविटी, फाउंटेन पेन के अंदर ग्रेविटी भी है, क्योंकि ग्रेविटी तो लगेगी, हर चीज के ऊपर लगती है, लेकिन कैपिलरी एक्शन भी है इसके साथ साथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए, फाउंटेन पेन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो द क्वेश्चन नंबर 177 इज ट्रीटियम इज एन आइसोटोप ऑफ। ट्रीटियम किसका आइसोटोप है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन। SSC CHSL 2013 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब 3 कौन कौन से आइसोटोप हैं? पहला है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम और तीसरे नंबर वाला है ट्रीटियम। सिंबॉलिकली हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 1 2 और हाइड्रोजन 1 3। जो ऊपर वाला 1 है वो सिग्निफाई कर रहा है एटॉमिक नंबर को, नीचे वाला 1 सिग्निफाई कर रहा है मास नंबर को। तो यहां से हम देख सकते हैं प्रोटियम के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। ड्यूटेरियम का यहाँ पे 2 है मास नंबर, यहाँ पे एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। और ट्रीटियम का जो मास नंबर है वो 3 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 न्यूट्रॉन आ रहे हैं और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी, हाइड्रोजन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो द क्वेश्चन नंबर 178 इज विच केमिकल वाज एन इंपॉर्टेंट सिंबल इन आवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा केमिकल था जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल था हमारी फ्रीडम की स्ट्रगल में। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ग्लूकोज, फर्टिलाइजर्स, मेडिसिन और सोडियम क्लोराइड। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सोडियम क्लोराइड। कैसे? देखिए, दांडी मार्च नाम तो आपने सुना ही होगा। अब दांडी मार्च के अंदर किस चीज के ऊपर था? बेसिकली जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोल्ट के ऊपर टैक्स लगा दिया था, तो उसके विरोध में इन्होंने एक आंदोलन चलाया था जो क्या था? दांडी मार्च था। सोल्ट क्या होता है? NaCl। तो ये NaCl ही हमारी फ्रीडम के अंदर, ठीक है, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के अंदर एक इंपॉर्टेंट सिंबल था। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे डी,
बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो द क्वेश्चन नंबर 179 इज सल्फर डाइऑक्साइड ब्लीचेस द कलरिंग मैटर बाय। 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए गए हैं। इसमें पूछा गया है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है SO2 जो है वो एक किसी भी कलर्ड मटेरियल को, कलरिंग मैटर को क्या करती है, ब्लीच कर देती है, कलरलेस बना देती है। किस प्रोसीजर के थ्रू? डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और डिहाइड्रेशन। ये क्वेश्चन SSC CPO 2013 में पूछा जा चुका है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज C, रिडक्शन। अब ये किस तरह से हो रहा है वो देख लेते हैं। SO2 जो होती है वो क्या करेगी, वो वाटर के साथ रिएक्ट करती है, ठीक है, मॉइस्चर या वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, तो ये H2SO4 रिलीज करेगा, प्लस में 2 हाइड्रोजन निकलती हैं, ठीक है। अब ये जो 2 हाइड्रोजन है ये कलरिंग मैटर के साथ रिएक्ट करेंगी और इसको ये क्या बना देंगी, कलरलेस। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यहां पे हो रहा है, रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस, ठीक है। और बिसाइड्स रिडक्शन देयर इज ब्लीचिंग, कि कलरलेस उसके अंदर, मैटर के अंदर वो बन चुका है। अब एक और बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये है कि जो SO2 है ये एक परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट नहीं है, ये एक टेम्पररी ब्लीचिंग एजेंट है। कैसी एक टेम्पररी ब्लीचिंग एजेंट है कि क्या होता है, मान लो कलरलेस जो मैटर है वो पड़ा हुआ है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो ऑक्सीजन दोबारा एटमॉस्फेयर से वो ले लेगा और ऑक्सीडेशन हो जाएगी और वो दोबारा कलर्ड कंपाउंड के अंदर, कलर्ड मैटर के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। टाइम के साथ साथ ऑक्सीडेशन हो जाती है और वो अपनी जो प्रीवियस ओरिजिनल स्टेट था वो रीगेन कर लेता है, ठीक है। इसीलिए जो SO2 है ये एक टेम्पररी ब्लीचिंग एजेंट है, लेकिन ये ब्लीचिंग की प्रॉपर्टी करता है बाय रिडक्शन। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो द क्वेश्चन नंबर 180 इज विच इज अ नेचुरल कोलॉइड। इनमें से कौन सा नेचुरल कोलॉइड है? यूरिया, केन शुगर, ब्लड या सोडियम क्लोराइड। SSC CGL 2013 में पूछा जा चुका है। पूछा गया कि नेचुरल कोलॉइड क्या है। आपको पता है कि साइज के बेसिस पे हम मिक्सचर को 3 तरह से डिवाइड करते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन। तो जो कोलॉइड है ये ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में आते हैं, कहीं ना कहीं ये एक ब्रिज बनाते हैं। किस किस के बीच में? माइक्रो या मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बीच में, माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक है। कहीं ना कहीं इनकी जो रेंज होती है 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में जो भी पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे किसके क्या कहलाते हैं? कोलॉइड कहलाते हैं। अब कोलॉइड जो है, कोलॉइड भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, किस किस का? डिस्पर्स्ड एंड डिस्पर्शन मीडियम। तो यहां पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यूरिया, केन शुगर, ब्लड एंड सोडियम क्लोराइड। इसमें से जो नेचुरल कोलॉइड है वो है आपका ब्लड, बाकी तीनों जो हैं वो आर्टिफिशियली या ह्यूमन मेड कोलॉइड्स हैं, ठीक है। लेकिन जो ब्लड है वो एक नेचुरल कोलॉइड है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होती है? प्लाज्मा, ठीक है, एल्ब्यूमिन, प्रोटीन्स हैं, एंटीबॉडीज, और ये ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन को। तो ये सारे मिलके इसको क्या बनाते हैं? एक कोलॉइड बनाते हैं। इसीलिए ब्लड क्या है? कोलॉइड है। कौन सा? नेचुरल। तो इसका करेक्ट आंसर है C। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो द क्वेश्चन नंबर 181 इज विच UV रेडिएशन आउट ऑफ UVA, UVB, UVC इज मोर हार्मफुल टू ह्यूमन एंड वाई। ये क्वेश्चन मुझसे कमेंट सेक्शन में मिस्टर शिवम सिंह ने पूछा था और इसी वजह से मैंने इस सीरीज में इसको ले लिया है। तो बढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। देखिए, अल्ट्रावायलेट रेज ये एग्जैक्टली होती क्या है? ये एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, ठीक है। यहां पे मैंने एक टेबल दिखा रखी है, ये सन है, सन से आने वाली जो रेज है, ठीक है, इस तरह से इन्हें कैटेगराइज किया हुआ है। जो नीचे नंबर आपको दिख रहे हैं ये है वेवलेंथ, और वेवलेंथ है नैनोमीटर में। 100 से 280, ठीक है, इसके अंदर आता है UVC, 280 से 315 में आता है UVB, और 315 से लेके 400 तक आता है UVA। इसके बाद 400 से 700 विजिबल, ठीक है, और 700 से आगे इंफ्रारेड। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा मेन फोकस रहेगा सिर्फ इन तीनों के ऊपर। तो देख लेते हैं एक बार। जो UVC है इसकी रेंज होती है 100 नैनोमीटर से 280 नैनोमीटर के बीच में, ठीक है। जितनी कम वेवलेंथ होगी उतना ही वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? ये स्ट्रॉन्ग UV है। UVB जो है इसकी रेंज आती है 280 से 315 तक। तो ये
इंटरमीडिएट यूवी है। और जो यूवी ए है इसकी रेंज आएगी 315 से लेके 400 तक नैनोमीटर, ठीक है। और जो यूवी ए होगा ये सॉफ्ट है। अब सन से निकलने वाली रेडिएशन एटमॉस्फेयर के थ्रू हम तक आ रही हैं, तो इन तीनों में से कौन सी ऐसी है जो सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रही है ह्यूमन लाइफ को? देखिए, एक तो जो यूवीसी है ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब इसका जो ह्यूमन के ऊपर इफेक्ट होगा वो बहुत ज्यादा होगा, बहुत डैमेजिंग होगा, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, 100% ऑफ यूवीसी एंड 90% ऑफ यूवीबी जब ये सन से निकलती हैं तो क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेयर इन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है। एटमॉस्फेयर के अंदर ओजोन है, वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एयर है, वो क्या करती हैं, इनको एब्जॉर्ब करती हैं और हमारे तक आने तक वो इस चीज को रोक रही हैं। तो इसका मतलब 100% ऑफ यूवीसी एंड 90% ऑफ यूवीबी हम तक नहीं पहुंच पाती। क्यों? क्योंकि दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय एटमॉस्फेयर, बाय ओजोन, ठीक है। तो जो हम तक आ रही है वो क्या है, सिर्फ 10% ऑफ यूवीबी एंड यूवीए, जो ये वाली दोनों हैं ये पहुंच पा रही है हम तक, ये ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। जब ये स्किन के साथ कांटेक्ट में आती हैं तो स्किन डिसऑर्डर्स होने शुरू हो जाते हैं। स्किन कैंसर का जो मेन रीजन कौन सा है, यूवीबी है, ठीक है। और यूवीबी ही एक ऐसी अल्ट्रावायलेट है जो 15 मिनट्स के अंदर, अगर हमारी स्किन अनप्रोटेक्टेड है तो 15 मिनट के अंदर ही ये सनबर्न कोज कर देती है, ठीक है, डिसऑर्डर कोज करना शुरू कर देती है यूवीबी। और इस तरीके से यूवीए जो है, अब इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है यूवीए की, ठीक है, तो वो एटमॉस्फेयर में से पेनिट्रेट करके हम तक पहुंच सकती है, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि यूवीबी और यूवीए ये बहुत ज्यादा हार्मफुल हैं, लेकिन यूवीसी तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन ये हम तक पहुंच नहीं पा रही। अब यूवीसी को हम मैन मेड तरीके से भी मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, जैसे कि मैं कहूं वेल्डिंग के लिए जो टॉर्च यूज करते हैं उसके अंदर यूवीसी होती है, ठीक है। तो इस तरीके की इसके अंदर हम देख पा रहे हैं क्या है, तो यूवीसी जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है यूवीसी, ठीक है। एक यूवीसी ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो द क्वेश्चन नंबर 182 इज, फार्मर्स आर रिक्वेस्टेड टू मिक्स लाइम विद सॉइल व्हाइल फार्मिंग देयर फील्ड्स बिकॉज, कि जो फार्मर्स होते हैं वो लाइम मिक्स करते हैं सॉइल के अंदर फार्मिंग करते हुए, तो लाइम का मिक्स करना क्यों जरूरी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, एनडीए में पूछा जा चुका है क्वेश्चन ये। 4 ऑप्शन कौन से हैं? लाइम इज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग वाटर कंटेंट, क्या जो लाइम है वो पानी के कंटेंट को सॉइल में ठीक रखता है? या सेकंड, लाइम डिक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ सॉइल, क्या सॉइल की एसिडिटी को कम करता है? लाइम डिक्रीजेस बेसिसिटी ऑफ सॉइल, या सॉइल की बेसिसिटी को कम करता है? या हाई कंसंट्रेशन ऑफ लाइम इज इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ, कि प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ के लिए लाइम की हाई कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी, लाइम डिक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ सॉइल। अब देखिए किस तरह से, पहली बात यह है कि सॉइल एसिडिक क्यों हुई। क्या होता है कि ऑर्गेनिक मैटर या मैन्योर वगैरह सॉइल के अंदर होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है लंबे टाइम तक वो सड़ते रहते हैं और उससे क्या होता है एसिडिक हो जाता है, वो पीएच बहुत ज्यादा कम चली जाती है, एसिडिक होती है, ठीक है। तो अब ऐसी एसिडिक सॉइल के अंदर प्लांट ग्रो नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि उन्हें जो एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि कैल्शियम है या मैग्नीशियम है या पोटेशियम है, ये सब उन्हें प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाते सॉइल से, ठीक है, ये सारे लीच आउट हो जाते हैं। अब क्या होता है कि लाइम को ऐड किया जाता है ताकि जो पीएच है वो उसकी इंक्रीज हो सके, ठीक है, एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ पीएच 5.5 से लेके 6.5 तक ये आइडियल पीएच है प्लांट की ग्रोथ के लिए। इस पीएच रेंज के अंदर उन्हें सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिल जाते हैं, ठीक है। तो लाइम का जो पर्पस होता है वो क्या होता है, एसिडिटी को डिक्रीज करना सॉइल की। लाइम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो यही है। अब इससे क्या है, कैल्शियम तो मिल जाता है, कई बार क्या होता है डोलोमेटिक लाइम का भी यूज किया जाता है, उस डोलोमेटिक लाइम के अंदर क्या होता है कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम भी होता है, ठीक है। और मेन पर्पस इसका क्या हो गया, एसिडिटी की, सॉइल की एसिडिटी को डिक्रीज करना, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो द क्वेश्चन नंबर 183 इज, द प्रिंसिपल ऑफ क्लीनिंग बाय सोप इज, कि कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जिसके थ्रू सोप का क्लींजिंग एक्शन टेक प्लेस करता है।
ये क्वेश्चन एनडीए एनए 2013 में पूछा जा चुका है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए, सरफेस टेंशन। अब ये कैसे है इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जानना जरूरी ये है कि सरफेस टेंशन एग्जैक्टली होता क्या है। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज सिंपली, इसमें क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये इनकी कैपेबिलिटी है वाटर मॉलिक्यूल्स की एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की। अब इस चीज को हम कैसे मेजर कर सकते हैं कि मान लो एक सिक्का लेते हैं हम, ठीक है। अब इस सिक्के के ऊपर मैं क्या करती हूँ, ड्रॉप वाइज ड्रॉप सिंपल वाटर डालती हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, ये आपका सिक्का या पैनी बोल दीजिए इसे, तो इसके ऊपर इस तरह की लेयर बन जाएगी। जितनी ड्रॉप्स डालोगे वो सारी इसके पूरे सरफेस को कवर करती हुई बड़ी लेयर बना लेगी। इसके अंदर क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। तो ये क्या है, वाटर, एंड दिस इज पेनी। अब क्या करूं, अगर मैं वाटर के अंदर सोप को ऐड कर दूं तो सोपी वाटर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसी पेनी के ऊपर मैं सोप वाटर को ड्रॉप बाय ड्रॉप डालूंगी तो किस तरह से एक्ट करेगा, देखिए ये फैल जाएगा, इसका जो सरफेस है वो थोड़ा फ्लैटन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सरफेस टेंशन जो है वाटर का रिड्यूस हो रहा है। इसमें क्या है, वाटर, सोप का मॉलिक्यूल, वाटर, सोप मॉलिक्यूल। तो सोप मॉलिक्यूल ने क्या किया, सरफेस टेंशन जो है वाटर का उसको कम कर दिया। तो यहां पे ये बात जरूरी है जाननी कि सोप क्या कर रहा है, रिड्यूसिंग द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। तो अब अगर ये सोपी वाटर, इसको हम कपड़े के ऊपर डालेंगे जहां पे डर्ट या ग्रीस लगी हुई है, तो ये सोपी वाटर क्या करेगा, उस ऑयल को, उस डर्ट को अपने अंदर मिक्स कर लेगा, ठीक है। तो और उसको अपने साथ रिंस करेंगे तो बाहर ले जाएगा। तो एक यही फिनोमिना है जिसके थ्रू क्लीनिंग ऑफ एनी क्लॉथ बाय सोप टेक्स प्लेस। सो द करेक्ट आंसर इज सरफेस टेंशन। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो द क्वेश्चन नंबर 184 इज क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, कि किस टर्म के अंदर पेट्रोल की क्वालिटी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सीटेन नंबर, गोल्ड नंबर, ऑक्टेन नंबर या एडेड अनलेडेड कंपाउंड्स। एसएससी 2014 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी, ऑक्टेन नंबर। अब ऑक्टेन नंबर क्या होता है, इट इज एक्चुअली द मेजर ऑफ फ्यूल्स एबिलिटी टू रेजिस्ट नोकिंग। अब नोकिंग क्या चीज होती है, नोकिंग होती है एक तरह की हैमरिंग साउंड। जैसे कि किसी मेटल के ऊपर हम हथौड़े को मारते हैं, खड़ 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 की आवाज इस तरह से व्हीकल में से आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। अब उस आवाज को रेजिस्ट करना, मतलब कहीं ना कहीं फ्यूल कुछ ना कुछ गड़बड़ क्रिएट कर रहा है, ठीक है। उसको रेजिस्ट करना, उस फ्यूल की उस एबिलिटी को रेजिस्ट करना किस टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, ऑक्टेन नंबर के टर्म्स में। जितना ज्यादा ऑक्टेन नंबर होगा फ्यूल की एफिशिएंसी उतनी ही ज्यादा होगी, जितना ये ज्यादा होगा फ्यूल एफिशिएंसी विल बी मोर। तो कई बार क्या होता है कि एग्जैक्ट जब कंबस्शन टेक प्लेस करता है, कंबस्शन क्या है कि जब फ्यूल बर्न कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है और उसी एनर्जी से व्हीकल हमारा मूव करता जा रहा है, ठीक है। कई बार क्या होता है, उस एक्चुअल कंबस्शन से पहले फ्यूल जो है इग्नाइट कर जाता है, जल जाता है, और उस जलने की वजह से ये नोकिंग क्रिएट होती है, ठीक है। और इस नोकिंग को रेजिस्ट करने की एबिलिटी ही क्या कहलाती है, ऑक्टेन नंबर, ठीक है। ये वैल्यू हमेशा 0 से 100 के बीच में लाई करती है। जो 0 होती है दिस इज फॉर एन हेप्टेन, और जो 100 होती है वो ऑक्टेन की वैल्यू है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो द क्वेश्चन नंबर 185 इज हीटिंग एन ओर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन एब्सेंस ऑफ एयर इज नोन एज। मेटलर्जी का ये क्वेश्चन है, एसएससी, सीएचएसएल, एलडीसी में पूछा जा चुका है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो ओर है उसको हीट करना है मेल्टिंग पॉइंट से बिलो, ठीक है, और एयर की एब्सेंस में, मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई वहां पे नहीं हो रही, तो उस टर्म को, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए, इट्स कॉल्ड कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या होती है, कार्बोनेट, ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स, इनको हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। ये मेटल के कार्बोनेट है, मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, ठीक है। और किस सिचुएशन में, मतलब क्या वहां पे कंडीशन लगा रहे हैं कि मेल्टिंग पॉइंट से नीचे नीचे और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो इस टर्म को कहते हैं कैल्सिनेशन। इसके अलावा, कैल्सिनेशन के अलावा आपके पास 3 और टर्म्स हैं, उनका मेटलर्जी में क्या यूज है वो भी पूछा जा सकता है, तो वो देख लेते हैं। रोस्टिंग, रोस्टिंग जो होता है उसमें क्या करते हैं, सल्फाइड के ओर्स को, स्पेसिफिकली सल्फाइड के ओर्स को
ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, बिलो मेल्टिंग पॉइंट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर यहाँ पे एब्सेंस की बजाय प्रेजेंस होता तो आपका आंसर चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, रोस्टिंग, ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन इसने दे रखा है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग क्या है, मेटल के ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, और कैसे, हीटिंग द ओर अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट। कि अब यहाँ पे पूछा जाता है आपसे, ऑक्सीजन की एब्सेंस या प्रेजेंस नहीं दे रखी, सिंपली पूछा है अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट, तो आपका आंसर हो जाता स्मेल्टिंग। और जो लास्ट ऑप्शन है आपका रिफाइनिंग, ये तो आप लोग को पता ही है, इसमें क्या होता है, प्योर मेटल को इम्प्योर मेटल से सेपरेट करना है, ठीक है। तो ये कैसे अलग अलग प्रोसीजर हो सकते हैं इसके, जैसे कि डिस्टिलेशन हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग हो गई, तो अलग अलग प्रोसीजर के थ्रू हम ये कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। कैसा लगा आपको आज का ये सेशन? अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं जल्द से जल्द उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको और नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।